रुपए। ब्रेक के बाद हाजिर है, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज कहानी एंटनी डीसा, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीके सुरे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। बीके सुरे साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि एक बड़े अधिकारी के अपॉइंटमेंट के वक्त अगर ये जानकारी हो कि उस शख्स पर तमाम तरह के करप्शन के सीधे सीधे आरोप हैं, और जब आप मुख्य सचिव की तैनाती कर रहे हैं, तो क्या उन आरोपों को दरकिनार करना ठीक है? और दूसरी बात ये जो इस मसले में मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक अधिकारी को क्या रिटायरमेंट से पहले कोई नया बंगला, वो भी जो चीफ सेक्रेटरी के ठीक बगल वाला बंगला हो, वो अलॉट किन्हीं नियमों के तहत किया जा सकता है? रे साहब सुन रहे हैं? जी जी बोलिए सर। सुनाई दे रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसे निर्देश है, जजमेंट्स है, इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया जाएगा, इसका पूरा जो अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास रहता है। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर कॉम्पिटेंट है किसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। बिल्कुल, पर यह भी सही है कि जब चीफ सेक्रेटरी हम किसको बनाते हैं, उस समय इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके चाल चलन कैसा रहा, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनका इंटीग्रिटी कैसा रहा, इत्यादि इत्यादि। और क्योंकि मैं यहाँ रायपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं नहीं जानता कि इनके बारे में क्या परिस्थिति क्या हुई होगी। जी जी। और यदि आरोप उनके खिलाफ भी था, परंतु इसके बावजूद भी यदि चीफ मिनिस्टर ने ये महसूस किया होगा कि नहीं, ये व्यक्ति के खिलाफ आरोप तो है लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, कोर्ट द्वारा कोई फैसला नहीं हुआ है, तो उन्होंने शायद अपने एक पसंद के अधिकारी के रूप में मान करके उन्हें मुख्य सचिव बनाया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु इसमें चीफ मिनिस्टर का भूमिका बहुत अहम होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। परंतु हाँ, यदि कोई चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है, प्रमाणित हो चुका है, जिस प्रकार नीरज यादव के केस में हुआ था यूपी में नीरज यादव चीफ सेक्रेटरी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का तत्कालीन जस्टिस पसायत जी ने ये आदेश किया कि ऐसे भ्रष्ट और अपराध में जड़ित से जुड़े हुए अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना उचित नहीं है, उनको तत्काल हटाया गया। एक छोटी सी जवाब आप और दीजिए, आदेश से उनको हटाया गया। रे साहब, एक छोटा जवाब आप और दीजिए, क्या किसी अधिकारी को रिटायरमेंट से पहले कोई बंगला अलॉट किया जा सकता है दूसरा, जिसमें वो रह रहा हो अलग नियम में कोई मैं भी एडिशनल जी नहीं, ये भी देखिए, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, ये भी एक प्रकार का राज्य शासन का ये पूरा अधिकार में आता है कि उनको किसका बंगला अलर्ट किया जाए कि नहीं किया जाएगा। परंतु जो बंगला अलर्ट किया गया है वो बंगला सरकारी बंगला है, कोई निजी बंगला तो नहीं है जी। ये राज्य शासन का पूरा कार्य के दायरे में आता है। पर हाँ, ये सही है कि ये सब करने के पहले पूरे परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए, पूरे परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अजय दुबे, आप भी कुछ कह रहे थे, आइए। देखिए, मैं अभी रे साहब को सुन रहा था और इस पूरे मामले में दो बातें हैं जो बहस में इस राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे आनी चाहिए स्पष्ट। पहली बात, श्री एंटनी डिसा भ्रष्टाचार के तौर पर आरोप नहीं झेल रहे हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फैजानुद्दीन ने स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक संस्था है लोकायुक्त, उसके प्रमुख रहते हुए 2003 में इनको दोषी पाया और इनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रिकमेंडेशन करी थी। सरकार ने 7 साल दबाया और उसको नहीं की। ठीक है, ये पहली बात कि वो भ्रष्टाचार में दोषी हैं, सिद्ध हो चुके हैं। ये कोई आरोप या परसेप्शन ये नहीं है, हमें इस बात में ये आउटकम निकलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
रे साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। एक शायद बात वो भूल गए कि पीजे थॉमस जब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को हटाया गया था प्रशांत भूषण जी की याचिका पे, उसमें उन्होंने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में स्पष्ट कहा है कि जो संस्थान की इंटेग्रिटी होती है वो महत्व ज्यादा होता है, उससे समझौता नहीं करना चाहिए। इंसान की इंटेग्रिटी, ये बात देखनी चाहिए कि वो डाउटफुल तो नहीं है। आप याद रखें कि उस प्रकरण में पीजे थॉमस को हटाया गया था और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसले में कही थी। यहां पर 2013 में जब मुख्य सचिव बनाया गया तो क्या ये पीजे थॉमस का जजमेंट अप्लाई नहीं होता कि जो व्यक्ति एक लोकायुक्त संस्था द्वारा दोषित भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध हो चुका है उसको आपने बनाया मुख्य सचिव, क्या मजबूरी थी? ये पहली बात। दूसरी बात, बंगला अलॉट करने का आर्बिट्री मैनर कोई सरकार के पास ऐसा अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह और तर्कसंगत निर्णय लेती है, रीजनेबल निर्णय लेती है, लॉफुल लेती है। कहां लिखा हुआ है कि रिटायर आदमी को दे दिया जाए? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 दिन पहले कहा है सारे बंगले खाली करो जो रिटायरमेंट के बाद है। यहां पर एक व्यक्ति को 2 बंगले मिले, एक बंगला B13 जिसमें ईयरमार्क बंगला है जो उसको 30 अक्टूबर को खाली करना है, दूसरा बंगला B14 जिसको हम लोगों ने पकड़ा कि वो अलॉट कर दिया गया लेकिन पोजीशन नहीं मिला। यहां पर ये बात आती है कि B14 बंगला है उसके अलॉटमेंट जो है, क्या वो अभी काफी सारे मिनिस्टर्स है, काफी सारे ऑफिसर्स है, उनको तो नहीं दिया गया। पब्लिक मनी खर्च हुई साहब, तो उसमें 1.5 करोड़ हमारा आपका पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, क्यों जरूरत थी उस अधिकारी को? ठीक है रजनीश जी, आप चीजें कुछ क्लियर हुई आपको? देखिए अजय जी, आप एक्टिविस्ट हैं, समाज के प्रहरी हैं, कई मुद्दे उठाते रहते हैं, मैं भी आपको पढ़ता रहता हूं, कई तमाम प्रकार की आपने मुद्दों को उठाया भी है। मैं एंटोनी डीसा साहब का प्रवक्ता तो नहीं हूं कि उन्होंने क्या कहना है, क्या अपना पक्ष रखना है, मुझे नहीं पता। आप जिन आरोपों की बात कर रहे हैं उन्हीं आरोपों के बारे में दोहराना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो आरोपी सिद्ध हो गए, उनके आरोप सिद्ध हो गए हैं, वो भ्रष्टाचारी साबित हो गए हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो रिटायरमेंट के समय कई एक्टिविस्ट और विपक्ष की पार्टियां केवल रिटायरमेंट के समय ये मसला क्यों उठा रहे? अगर सरकार कोई अनदेखी कर रही थी मामलों की तो कोर्ट था, तमाम एजेंसीज और थी, वहां भी इस मसले को उठाया जा सकता था, मीडिया में भी इस मसले को उठाया जा सकता था जैसे आज उठ रहा है। मुझे नहीं पता क्या सच क्या झूठ है, लेकिन आप जिस प्रकार के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उसकी दृष्टि से यह जरूर मुझे कहना है एक बात, क्योंकि विपक्ष को भी संवैधानिक अधिकार है विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी। विपक्ष संवैधानिक रूप से एक हक रखता है और तमाम प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, जैसे आरटीआई के एक्टिविस्ट के नाते आप जाने जाते हैं, वो भी एक कानून है। दूसरी बात, किसको बंगला कौन सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो आदेश दोनों जो जिस बंगले में सीएस के नाते वो रहते हैं, और दूसरा आदेश जो इनका निकला होगा, अगर आप लोग कह रहे हैं तो उस आदेश की ड्राफ्टिंग क्या है, उसके बारे में क्या लिखा है, किस तारीख से उनको दिया गया है, देने की प्रत्याशा में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उस आदेश को नहीं कहा है। इसलिए मेरे कहना केवल इतना है कि अगर हम मीडिया ट्रायल कर भी रहे हैं तो क्यों ना दस्तावेजों को सामने रखकर करें। अग्रवाल साहब, देखिए जी न्यूज ने लोकायुक्त में जांच में डीसा साहब को दोषी पाया गया, आपने देख लिया ना, अभी आपके सामने दिखाया जी न्यूज ने, भारत का सबसे बड़ा विश्वसनीय नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने देखा ना? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अरे डीसा साहब ने रिपोर्ट नहीं देखा, लोकायुक्त में दोषी पाए गए। मैं टीवी के विजुअल से किसी कागज को, अरे आपके पास पहुंचा देंगे, के विजुअल में किसी कागज को देखकर मैं प्रमाणित नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं एजेंसी नहीं हूँ, ना प्रमाणित करने वाली एजेंसी हूँ, ना जांच एजेंसी हूँ। आप भारत के सबसे विश्वसनीय चैनल जी न्यूज में बैठे हुए और वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट किया गया है, अभी आपने देखा जिसमें लोकायुक्त जांच में दोषी पाया गया। एक बात, दूसरी बात, मैं यार भैया बता दूं, तो वो विजुअल के आधार पर मैं थोड़ी कह दूंगा ना, कोई विजुअल में दिखा के मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं है। अरे विजुअल में डॉक्यूमेंट वो आरटीआई डॉक्यूमेंट है, हमने निकाला है, हम आपसे बोल रहे हैं, हम आपको कल से आप अपना व्हाट्सएप में नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, मैं 15 मिनट में भेज रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अजय जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आप कह रहा हूँ, आपको एक्टिविस्ट के नाते जान रहा हूँ, आपको मान रहा हूँ, लेकिन मैं प्रमाणित करने वाली एजेंसी नहीं हूँ ना। आप दिखाएंगे तो अगर उसमें प्रमाणित होगा तो मैं मान जाऊंगा।
अग्रवाल साहब, आप दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान व्यक्तित्व की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश के लिए और जिन्होंने एक सच्चे राष्ट्र के लिए बनाने के लिए अपनी जान दी है, उस पार्टी में यदि मैं आपको भ्रष्टाचार के सिद्ध के डॉक्यूमेंट दे रहा हूं तो क्या आप उससे मना ही कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, ये जो बंगला है B14 अलॉट हुआ है, इस बंगले के बारे में मैंने जुलाई के प्रारंभ में जैसे मुझे जानकारी मिले, मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को ट्वीट किया। मैंने कहा जवाब दीजिए, ये बंगला आपने कैसे अलॉट किया? लोकतंत्र में प्रश्न पूछना जनता का हक है। सीएम साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पात्रता धारक को सरकार बंगला दे। सरकार कोई अराजकता नहीं कर सकती कि जिसको पसंद है उसको दे। लोकतंत्र में निर्णय जो रहता है वैधानिकता लेता है, तर्क लेता है, निष्पक्षता लेता है, भेदभाव रहित होता है। ऐसे क्या बात हो गई कि बगल वाला बंगला भी दे दिया, कोई नियुक्ति है नहीं और उस पर काम भी शुरू हो गया। आप चलिए, आमंत्रित करता हूं, जो विजुअल्स आपने देखे, आपको विश्वास भरोसा नहीं हो रहा, कल सुबह चलिए B14 का बंगले का निरीक्षण करिए, देखते हैं कितना कितना का काम हुआ। आप वचन दीजिए, ओके सर, वचन दीजिए, वहां पर करप्शन हुआ होगा तो आप क्या कार्रवाई के लिए भाजपा की तरफ से आवाज उठाएंगे? आप मुझे इसी वक्त बताइए, मैं आपको डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूं। देखिए, मेरा कहना है, हम जब किसी राष्ट्र स्तर के चैनल पर बैठे हुए, विश्वसनीयता है खबरों की, तो यदि हम उस मुद्दे पर, आप केवल ये बताइए, आपके सामने सार्वजनिक किया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण द्विवेदी ने सीधे सीधे दिखा दिया, उन्होंने रिसर्च करी, उसमें लिखा हुआ है लोकायुक्त ने 6 लोगों को। रजनीश जी जवाब ले लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। रजनीश जी, देखिए मैं बार बार वही बात आपसे कह रहा हूं, जो आप बात उठा रहे हैं, आपके मुद्दे सही हो सकते हैं, गलत आदमी के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि मैं प्रमाणित करने वाली एजेंसी नहीं हूं। मैं मान भी जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं शासन में बैठा अधिकारी नहीं हूं जो जिसके पास में वो अधिकार है, क्योंकि मैंने आदेश की कॉपी अगर मैं देख भी लूंगा तो मैं बनने वाला, क्योंकि मैंने जांच एजेंसी नहीं हूं, मैं निर्णय करने वाला न्यायालय नहीं हूं। तो इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि आपको लगता है कि सब तरफ कोई अराजकता हो गई और आपको लगता है, आप एक्टिविस्ट हैं, आपको लगता है कि अराजकता हो गई, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं अगर आपकी कोई एजेंसी नहीं सुन रही है तो। मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैं आपकी जो बात कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी की पार्टी, डॉक्टर मुखर्जी जी की पार्टी अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलते फिरते सर्टिफिकेट थोड़ी बांट देंगे, उसके लिए संविधान के अनुसार अलग अलग पार्टी फोरम पे बात उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, एजेंसी बनी हुई है, सरकार ने बनाई हुई है, संविधान के हिसाब से बनी हुई है, हम आपको नहीं बांट सकते ना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो फिर पार्टी फोरम पे तो बात उठा सकते हैं आप अपनी। देखिए, पार्टी फोरम पर क्या उठना है, क्या नहीं उठना है, किस कार्यकर्ता को क्या उठाना है, कार्यकर्ता तय करेगा, पार्टी का फोरम तय करेगा। मुझे लगता है अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दे तय करेंगे, जो सरकार के ऊपर मसला जाए और जो सरकार की नीति और नियत पे सवाल उठाए वो आप कह देंगे। भाई साहब जी, राम मोहन जी, हम अचानक से कहीं थोपे हुए लोग नहीं हैं, हाँ। हम जनता से चुन के आए हुए लोग हैं और हमें बार बार जनता के बीच में जाना है। हम कुकर मुत्ते की तरह उठी हुई चुनावी पार्टी भी नहीं है, इसलिए हम कोई अराजकता, अनाचार, अत्याचार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी समाज के बीच में रहकर भी हमें चुनाव लड़ने हैं। जनता के वोट पाने हैं, जनता आप जैसे चैनलों के कारण समझदार हुई है, नादान नहीं है। अग्रवाल साहब, आप भाजपा सत्ताधारी पार्टी में है, प्रदेश प्रवक्ता है, बड़े पदाधिकारी हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, आप कार्रवाई का वचन दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, मैं आपको B14 दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, निर्णय नहीं सुना सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते निश्चित रूप से ये बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं मैं, लेकिन किसी का निर्णय, मैं यहाँ मुख्य सचिव को भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दूं, बैठे निर्णय सुना दूं, मैं नहीं कर सकता, मैं वो अथॉरिटी नहीं हूं। रजनीश जी, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सबसे बड़े अफसर एंटनी डीसा के बारे में अब तक हमने आपको काफी कुछ दिखाया और हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे शिवराज सरकार तमाम आरोपों और विवादों के बाद भी एंटनी डीसा पर मेहरबान है। हमने आपको बताया कि कैसे बिना रिटायरमेंट के ही मध्य प्रदेश सरकार ने एंटनी डीसा को एक दूसरा बंगला अलॉट कर दिया। हमने आपको यह भी बताया कि कैसे हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर रहते हुए
एंटनी डीसा पर टेंडर में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे और लोकायुक्त ने डीसा को जिम्मेदार भी माना। हमने आपको यह भी बताया कि कैसे तमाम आरोपों के बाद भी एंटनी डीसा के खिलाफ न कोई कार्रवाई की गई और न ही कोई जांच बिठाई गई। और एंटनी डीसा शिवराज सरकार के जितने करीब रहे, विपक्ष के निशाने पर उतने ही ज्यादा रहे। विरोधियों ने एंटनी डीसा के कामकाज पर कई दफा गंभीर आरोप भी लगाए हैं, फिर चाहे वो मामला परिवहन आरक्षक भर्ती का हो या फिर खाद्य आपूर्ति विभाग में पेमेंट का हो। डीसा पर आरोप लगे कि उन्होंने हर जगह पर अपनी मनमानी की। एक और रिपोर्ट आप देखिए। व्यापम की इस इमारत के अंदर कई गड़बड़ झाले की कहानियां बंद पड़ी हैं। इन्हीं गड़बड़ियों में एक नाम परिवहन आरक्षक भर्ती का भी लिया जाता है। मामला 2012 का है, यानी वो साल जिसके चंद महीनों बाद ही एंटनी डीसा को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया। तब एंटनी डीसा परिवहन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। दस्तावेज बताते हैं कि सरकार ने व्यापम से 198 आरक्षकों की भर्ती के लिए कहा था, लेकिन उसके अगले ही महीने परिवहन विभाग ने, जिसके मुखिया एंटनी डीसा थे, 332 पोस्ट की भर्ती के लिए व्यापम को कहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 134 पद किसके कहने पर और किसे फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाए गए। जो डीसा जी व्यापम घोटाले में भी आरोपी हैं, उनके द्वारा परिवहन आरक्षक में अनियमितता की गई है, उस पर यदि उनको संरक्षण सरकार दे रही है, बंगला दे रही है, सरकार के किस व्यक्ति को डीसा साहब से भय है, ये जांच का विषय। जो व्यापम में उनकी गलतियां हैं, उसकी जांच हम सीबीआई को, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच से मांग करी थी, हम याचिका करते हैं, हमने सीबीआई को उनका पूरा डॉक्यूमेंट दे के रखा है। तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, हाई कोर्ट में हमारी याचिका चल रही है। जितने घोटाले करेंगे हम पूरे उनको कोर्ट की शरण में ले जाएंगे। यहां पर आपको ये बता देना जरूरी है कि इस मामले में सीबीआई ने व्यापम की तत्कालीन चेयरमैन और सीनियर आईएएस अफसर रंजना चौधरी से लंबी पूछताछ की, लेकिन एंटनी डीसा से कोई बातचीत तक नहीं हुई। एंटनी डीसा पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगते जा रहे थे। पहले हाउसिंग बोर्ड, फिर व्यापम, और चीफ सेक्रेटरी बनने से चंद हफ्ते पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एफिडेविट देकर ये कंप्लेंट की कि उन्होंने खाद्य विभाग में रहते हुए एक बड़ी गड़बड़ी की है। एक आरटीआई कार्यकर्ता का ये हलफनामा 4 सितंबर 2013 का है। लोकायुक्त को भेजी गई इस शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि वित्त विभाग से बिना इजाजत लिए खाद्य भंडारण करने वालों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस कागजात पर जो लिखा है उसके मुताबिक भुगतान से पहले भंडारण का ऑडिट भी नहीं कराया गया था। वित्त विभाग की अनुशंसा के विरुद्ध जाके निजी फर्म को भुगतान करवाया। इसमें वित्त विभाग का कहना था, चूंकि इसमें बिना आकलन किए, बिना जरूरत के निर्माण कार्य का ठेका दिया गया। वित्त विभाग ने कहा था कि आपको यही नहीं पता कितना निर्माण कराना, आप इस पूरे प्रकरण को भुगतान के लिए कैबिनेट जाइए। तो उस फाइल में ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव परशुराम ने मौखिक उनको यह कहा कि कैबिनेट नहीं ले आना, और उसके बाद उन्होंने वित्त को दरकिनार करते हुए और उसमें पेमेंट किया। ये सब मामले गहन जांच के विषय। इस शिकायत में कहा गया है कि डीसा ने कैबिनेट से वित्तीय आदेश लेने के बजाय ये कह दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं है, और इस मामले पर उनकी चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। बहरहाल ऐसे तमाम आरोपों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार में एंटनी डीसा कभी भी कमजोर नहीं पड़े। अब ये बात तो राज्य सरकार ही जाने कि आखिर डीसा में उनको ऐसा क्या खास दिखता है कि तमाम विवाद दरकिनार है। प्रवीण दुबे, सी मीडिया, भोपाल।
और लगातार इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या खास सरकार को दिखा एंटनी डिसा में, कितने विवादों के बाद भी वो इतने महत्वपूर्ण पद पर आए और अब रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पुरस्कृत करने की तैयारी चल रही है। मैं मानक अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। आप काफी देर से हमारे पैनल में हैं और अब काफी कुछ आपके बोलने के लिए आपके पास होगा, और एक सवाल भी इसके साथ साथ हमारा है कि क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उतनी मजबूती के साथ ये मसला नहीं उठाया, क्योंकि ये बात रजनीश अग्रवाल भी लगातार पूछ रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट के वक्त ही आप लोग इतना सक्रिय क्यों हैं? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया है और जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है उसको संरक्षण मुख्यमंत्री का रहता है, और यसमैन इसीलिए बने हुए हैं डिसा साहब, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के यसमैन बने हुए हैं। आप सारे विजुअल्स उठाकर अभी तक उनके देख लीजिए, जब से वो चीफ सेक्रेटरी बने, कि उनके यसमैन हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री की अधिकारियों के ऊपर पकड़ नहीं रही। सबसे भ्रष्ट व्यक्ति यदि आज तक कोई मध्य प्रदेश में हुआ है चीफ सेक्रेटरी, तो वो डिसा है, और उनकी सारी फाइलें मुख्यमंत्री ने रख रखी है, उनसे सारे गलत काम मुख्यमंत्री करवाते रहते हैं। रजनीश भाई एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस तय नहीं करती कि सीबीआई को क्या करे, 10 जनपद तय नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीबीआई को गाइड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। वो सब चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा फंस जाए, बाकी सब लोग बच जाए। मुख्यमंत्री जो इसमें इन्वॉल्व है उनको भी बचाने की कोशिश पूरी की जा रही, और उसमें डीसा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो डीसा को बचाया परशुराम ने, परशुराम से मिलने के लिए चुनाव आयोग में डीसा गए, एज चीफ सेक्रेटरी उनसे मिलने के लिए गए। ये बड़ी मिलीजुली कुश्ती लगातार चल रही है, और इसका पर्दाफाश पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने हो गया है। और अब मकान जब उसके बाद अलॉट हुआ और उसमें ऑफिशियल अनऑफिशियल काम हुआ, तो इस बात को जब उजागर किया जी ने, तो सारे प्रदेश के अंदर तहलका मच गया। मैं तो जी न्यूज को बधाई देता हूं कि उसकी जो निष्पक्ष छवि बनी है मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने एक अच्छा काम किया, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के बारे में जनता को बतलाया कि कितना भ्रष्ट अधिकारी है, और उसको सरकार संरक्षण दे रही है। प्रवीण, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, उसको बधाई। और मेरे ख्याल से जो दस्तावेज मेरे पास इस वक्त हैं, ये तमाम दस्तावेज प्रवीण आपके पास भी हो सकता है, भोपाल में इस वक्त ये सभी मौजूद हों, क्योंकि आपके जरिए ही मुझ तक पहुंचे हैं। ये दस्तावेज रजनीश जी को भी जरा दिखाइए, आप क्योंकि वहीं पे बैठे हैं, और उन्हें दीजिए ताकि वो इन दस्तावेजों को कुछ पढ़ें। और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं। हम अगर मुख्यमंत्री जी से कहें कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए, उनके पास हो सकता है कि ऐसा समय न हो कि वो सीधे हमारे साथ लाइव बैठ सकें। रजनीश जी प्रवक्ता हैं, इसलिए हमें समय कुछ दे सकते हैं, तो हम सीधे मुख्यमंत्री जी तक अगर बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपके जरिए ही पहुंचाएंगे, और आप अगर अपनी बात मुख्यमंत्री तक न पहुंचा पाए तो ये मेरे ख्याल से रजनीश जी आपकी असफलता है। राममोहन जी, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं बात। मैंने केवल इतना निवेदन किया था कि किसी भी कागज को, डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने वाली या जांच एजेंसी में नहीं हूं, निर्णय देने वाली एजेंसी में नहीं हूं, मैं नहीं, यानी अधिकृत तौर पर जो संविधान में व्यवस्था दी है उसके अलावा कोई नहीं है, ना आप हैं, ना मैं हूं, ना इस पैनल में बैठे दूसरे लोग हैं। कोई साक्ष्य खड़े कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, साक्ष्य ठीक है या नहीं है इसकी जानकारी देने का काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसको सही या गलत बताने का काम तो न्यायालय करेगा ना भैया। मेरा इतना कहना था, कोई कागज भी सही है कि नहीं है ये तय करने का काम भी मेरा नहीं है। मैं ये तय नहीं कर सकता ये कागज असली है कि नकली है, इसी का है कि उसी का है, मैं ये भी नहीं कर सकता। दूसरा बात, एक निवेदन और करना था, आपके चैनल पर नीचे चल रहा है कि आरोपी पीसीसी तय ना करे। मैंने ये कहा है कि दोषी पीसीसी तय ना करे। आरोप तो आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास में साक्ष्य हैं, आपके पास में तथ्य हैं, आप लगा सकते हैं, पर आप किसी को भ्रष्टाचारी करार दे दें, आप किसी को दोषी करार दे दें बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी डॉक्यूमेंट पेश किए हुए, मुझे लगता है संविधान में भी, कानून में भी, और न्यायालय भी न्याय देते समय ये बात करता है कि कोई निर्दोष को कहीं किसी प्रकार की सजा ना मिल जाए। मुझे लगता है इतना तो हम कर सकते हैं, और हम संवेदनशील नागरिक हैं, आप भी, हम भी, और इस पैनल में बैठे तमाम लोग भी। दूसरी बात ये कि मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूं कि जो अधिकृत व्यक्ति शासन में बैठा होता है उसको नियमों की जानकारी होती है, क्योंकि वो उस नियमों को लागू करने के लिए
क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार होता है। मैं शासन में बैठा वो अधिकारी नहीं हूं, मैं एंटोनी डिसा भी नहीं हूं, या मैं उस विभाग का अधिकारी भी नहीं हूं जिससे बंगला अलॉट होते हैं या निरस्त होते हैं। इसलिए क्यों हुआ वो बंगला अलॉट, या हो सकता कि नहीं हो सकता, या उस आदेश की ड्राफ्टिंग देखने वाला भी व्यक्ति मैं नहीं हूं कि जो उनको नए बंगले का आदेश आप जैसा बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो उनको दिया गया कि नहीं दिया गया, वो कितना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन वो आदेश की ड्राफ्टिंग की जो है वो मैंने नहीं देखी कि उनको अलॉट कर दिया या आवंटन करने की प्रत्याशा में है। उसकी क्या है, क्योंकि मैं हिंदी जितनी जानता हूं कि एक एक शब्द का अपना महत्व होता है। इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि जिन एजेंसीज को जो काम करना होता है वो करती हैं। आप जरूर सवाल उठा सकते हैं, आपको हक है, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपने जो कागज है वो भी आप बता सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका धर्म है। लेकिन आप कहें कि मैं तय कर दूं कि यही सच है यही गलत है, तो अगर आपकी सरकार ने जो कागज दिए आरटीआई के जवाब में, तो क्या आपकी सरकार को हम गलत माने फिर यहां बैठकर? मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बीकेएस कहा नहीं कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने ये कागज दिया आरटीआई के जवाब में। मैं सरकार के कागज दिए हुए गलत तो मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं उसे गलत बताने वाला कि सरकार ने गलत कागज दे दिए? अगर आपने सरकार से लिए हैं और सील सिक्का लगा के लिए हैं, तो मैं कौन होता हूं बताने वाला कि गलत कागज दे लिए? लेकिन मैंने अभी नहीं देखे और मैं प्रमाणित कैसे किसी कागज को कर दूंगा? इसलिए केवल विजुअल्स पे जो अजय जी कह रहे थे कि आपने एक चैनल के विजुअल्स पे देखे हैं कागज, आप सच नहीं मान रहे। जरा आप बताइए ना इनके बारे में, आप भी वही मानते हो? मैं कह रहा हूं ना प्रवीण, जरा आप बताइए, आपने पूरी पड़ताल की, आप मुस्कुरा रहे हैं। जी मैं ये बताऊं, रजनीश जी के साथ की एक पेशेगत मजबूरी है। रजनीश जी यहाँ पर एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं जो कि यहाँ पर सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना सुविधाजनक जवाब देंगे। यदि हम उन्हें कागज नहीं मिलते तो वो कहते चूंकि मैंने कागज देखे नहीं इसलिए बता दूं, नहीं बोल सकता। जब कागज यदि मान लीजिए उन्हें दिखा दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि चूंकि मैं एक जजमेंटल अथॉरिटी नहीं हूं, मैं कोई तय नहीं करने वाला व्यक्ति हूं, तो हम समझ सकते हैं उनकी ये मुश्किल है कि वो किसी भी मसले में ऐसा कोई भी बयान यहां नहीं देना चाहेंगे जो उनकी पार्टी या उनकी जो पार्टी की सरकार है उसके लिए कोई सवाल या निशान खड़ा करे। लेकिन ये तय है कि इन सब तमाम कागज जो हैं और उनमें बिल्कुल सच्चाई है और ये सरकार के ही दिए हुए कागज है। लेकिन हाँ, ये रजनीश जी नहीं बोलेंगे ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि उनकी पोजीशन और हो जाएगी अपनी पार्टी और सरकार के सामने। अच्छा, मैं बीकेएस वे साहब आपकी भी मैं प्रवीण जी जो कह रहे हैं केवल इतना निवेदन मैं बार बार कर रहा हूं। मैं जी बोलिए सर। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि मैं एंटोनी डिसा साहब का प्रवक्ता नहीं हूं। उनके खिलाफ आरोप का जवाब वो बताएंगे क्या सच है क्या झूठ है। अगर कोई आपके आरोप है तो आपने सवाल उठाए हैं तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन आप जो मुख्यमंत्री पर आरोप जड़ते हैं, आप जो आरोप खड़ा करते हैं हमारी सरकार पर, जो राजनीतिक कार्यकर्ता वहां है, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैंने कहा आपसे कि आप साक्ष्य लाइए कि फला व्यक्ति के मामले में घोटाला कर दिया और हमारा कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता उसमें लिप्त है, तो मैं उसमें जवाब दे सकता हूं क्या सच है क्या झूठ है, उसने अगर कोई सजा पाई है या नहीं पाई है, या उसमें कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे लगता है व्यापम हर बार कहीं ना कहीं अंदर आ जाता है। अरे व्यापम के मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको अपनी बात रखना होती है, हाईकोर्ट में भी उसको अपनी बात रखना होती है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में हर चीज कोर्ट से तय होने लगी। क्या हो, हम और आप तो लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं करेंगे। अगर लोकतंत्र में हर चीज कोर्ट से तय होने लगी तो फिर अधिकारी सरकार चलाएं, फिर हमें मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमें पॉलिटिकल लीडर्स की? क्योंकि सब काम जब अधिकारी कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपसे भैया, लोकतंत्र में चुने हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं? लोकायुक्त ने जब लोकायुक्त की रिपोर्ट साफ कह रही है, परसेप्शन मत बनाइए। मैं कह रहा हूं कि लोकायुक्त की रिपोर्ट जब साफ कह रही है तो जिम्मेदार हैं गड़बड़ी के, लोकायुक्त जांच कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है कि गड़बड़ी के साफ जिम्मेदार है। आसमान से टपके हुए लोग नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूं कि जब लोकायुक्त की रिपोर्ट साफ कह रही है कि जिम्मेदार है एक शख्स, उसको आप सीएस बना रहे हैं, मुख्य सचिव बना रहे हैं। खैर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। बीकेएस रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रे साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये यसमैन का कल्चर हर सरकार के साथ होता है क्या? और क्या अधिकारी को यसमैन बनने का फायदा भी होता है या फिर उसे बन के रहना चाहिए, जिस तरह के आरोप एंटोनी डिसा के ऊपर है? देखिए, मैं एक जनरल कमेंट करना चाहूंगा
कि कोई भी अधिकारी अपने विवेक के आधार पर काम करना चाहिए, नीति नियम को देखते हुए काम करना चाहिए। परंतु यह भी देखने में आया है कि हमें से कई ऐसे अधिकारी है जो नीति नियम को उपेक्षा करते हुए, अपने विवेक का उपयोग न करते हुए ऐसे निर्णय लेते हैं जो केवल अपने जो नेताओं को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यजनक विषय है। परंतु ऐसे कई अधिकारी भी है जो कि ईमानदार है और निर्भीक है और अपना कर्तव्य पालन करते हैं। लेकिन प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती है कि अधिकारी नीति नियम को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए, कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले। यदि वो निर्णय नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। रे साहब, अगर यसमैन आप न रहिए सरकार के तो फिर क्या अधिकारियों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है? कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी कभी यदि हम कोई गलत आदेश का पालन नहीं करते हैं तो केवल दंड मिलता है कि या तो तबादला हो जाता है, नहीं तो और कुछ प्रकार परेशानी होती है, लेकिन नौकरी सुरक्षित रहती है। ऐसा कई अधिकारियों में जिंदगी में कई गंभीर चुनौतियां हैं। लेकिन मैं उन अधिकारियों के सपक्ष में बात करना चाहूंगा जिन्होंने सारे कठिनाई के बावजूद भी दृढ़ होकर के, दृढ़ निश्चय होकर के अपने कर्तव्य का पालन किया है। ठीक, तो मेरा ये आह्वान है कि जो अधिकारी झुक जाते हैं, अन्याय के सामने झुक जाते हैं, वो अधिकारी होने के लायक नहीं है। और जो अधिकारी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं वो अधिकारी बनने के लायक है। ठीक है सर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पे झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, काम करना चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं। ये खास पेशकश अभी जारी है, चर्चा अभी और लंबी चलेगी।